बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा जी आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। विधायक जी, किस तरह की तैयारियां हैं 2027 के चुनाव के लिए, क्योंकि पूरी तरह से 2027 चुनाव के लिए बिगुल भी बज गया है। किस तरह की तैयारियों में आप लोग हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव अपने संगठन के कामों के लिए अपने पार्टी के संगठन के जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसमें निरंतर लगा रहता है। और मैं ये समझता हूँ कि चुनाव कब हों क्या हों इस बात को न देखते हुए जो भी हमारे संगठन के केंद्र से लेकर के प्रदेश स्तर पर जो संगठन के दिशा निर्देश होते हैं उनका हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक अपने कामों को अंजाम देता है। और तमाम गतिविधियां जो संगठन के स्तर पर जो हमारी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को मिलती है, चाहे वो जिले से लेकर के बूथ स्तर तक का मंडल का कार्यक्रम हो, शक्ति केंद्र का कार्यक्रम हो, और ये सारे काम हमारे निरंतर अ, चल रहे हैं और चलते रहते हैं। रही बात चुनाव की, तो निश्चित रूप से चुनाव की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि आज केंद्र में हमारी सरकार है और हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के और 2026 तक जो देशवासियों से जो वायदे किए थे, जो संकल्प किया था, सबका साथ सबका विकास का जो भाव उन्होंने अपने सेवा के संकल्प के रूप में इस नारे के साथ जो उन्होंने उद्बोधित किया था, उसको पूरा करते हुए आज हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से देश की दशा और दिशा दिशा बदलने का जो उनका जो सेवा का संकल्प था वो आज हमको देखने को मिल रहा है। और उस नारे में जो कड़ी जुड़ी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब कड़ी और जुड़ी है कि सबका प्रयास। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ देश पूरे देश के स्तर पर इस प्रकार की बात आई, तो वहीं उत्तराखंड देवभूमि का जो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान अ, इस वजह से भी बनाया है कि कहीं न कहीं यहाँ एक जो परिपाटी थी कि एक बार एक दल की सरकार होती थी और दूसरी बार दूसरे दल की सरकार होती थी। और कहीं न कहीं जब 2021 में उनको मुख्य सेवक के रूप में अवसर मिला, तो उन्होंने निश्चित रूप से उन 6 महीनों में अ, उत्तराखंड वासियों के मन में इस भाव को जगाने का उन्होंने सफल प्रयास किया था। और उसी का परिणाम ये निकला कि 2022 चुनाव में हम पुनः दूसरी बार सत्ता में आए हैं। लोगों ने हमको अवसर दिया है काम करने का। और मैं ये समझता हूँ कि 2022 से लेकर के आज 2026, इन 4 साढ़े 4 सालों में जो भी हमने अपने प्रदेशवासियों से जो वायदे किए थे, उन वादों को पूरा करने का काम किया है। और उसके साथ-साथ मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं आज हमारे जो युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने उत्तराखंड का एक अलग स्थान भी बनाने का काम किया है। जी। और चाहे वो समान नागरिकता का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, धर्मांतरण के मामला हो, सख्त नकल विरोधी कानून का मामला हो, और चाहे महिलाओं को वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम प्रकार की जो हमारी छोटी-छोटी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो पहाड़ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने का जो काम किया है, निश्चित रूप से आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की भी एक अलग पहचान बनी हुई है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप सीएम धामी की? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक विकास कार्यों को देखा जाए, तो मैं अपनी विधानसभा की ही बात करता हूँ। थराली विधानसभा के अंतर्गत मैंने अभी जो एक अपने विधानसभा में हमारी सरकार की और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सौगात थराली विधानसभा को दी है, मैंने उसका एक अलग से एक उसको एकत्रित करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि 2022 जुलाई से लेकर के और मैंने अभी ये जुलाई 2026 तक का जो आंकड़ा देखा, तो पौने 400 करोड़ के करीब हमारे यहाँ विकास के कार्य हुए हैं, जिसमें एक साथ 14 पुलों की स्वीकृति जो आपदा में बह गए थे, एक साथ 14 पुलों की स्वीकृति होना। दो हमारी मुख्य लाइफलाइन थी, नंदप्रयाग से लेकर के नंदानगर, उसके लिए सीआरआईएफ मद से एक साथ 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति होना। और चाहिए नंदा देवी राजजात का जो मार्ग था थराली से वहाँ, उसके लिए 32 करोड़ एक और 15 करोड़ एक। ग्वालदम से नंद केसरी 15 करोड़ और थराली से वाण के लिए 32 करोड़ की स्वीकृति के अलावा मैं ये समझता हूँ कि आज नंदा देवी राजजात के माध्यम से भी लगभग लगभग 100 करोड़ से अधिक की हमारी सड़कों की स्वीकृतियाँ मिली हैं।
और मैं समझता हूँ कि सड़कों का मामला हो, पुलों का मामला हो, ऐतिहासिक रूप से कार्य हुए हैं। इसके अलावा आज हमारी अभी लखपति दीदी का कार्यक्रम था, जिस प्रकार से नंदनगर में भीड़ उमड़ी थी और जिस प्रकार से हमारे समूह की महिलाओं ने, हमारी बहनों ने जिस प्रकार से खुले मन से सरकार की जो योजनाएं थी उनका लाभ के साथ साथ जो उनकी तारीफ की है, तो निश्चित रूप से मन को एक भाव जरूर आया है कि कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की जो सोच थी उसको धरातल में उतार करके कहीं न कहीं लोगों को संबल देने का काम किया है। अब इन साढ़े 4 सालों की अगर सर आपकी बात की जाए, तो किस तरह के कार्य आपने किए हैं? कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप प्रमुख मानते हैं कि ये काम आपने किए और जो भविष्य में आपको करने हैं, जो काम अभी रह गए और आप चाहते हैं कि अगले टर्म तक पूरे हो जाएँ, उसको लेकर के किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं? क्या ऐसे काम हैं? मैं सबसे पहले अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी मैं अपनी थराली विधानसभा की योजनाओं के विषय में, वहाँ के विकास कार्यों के संबंध में, वहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए जब भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला, जी। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ और पूरे व्यापक भावनाओं के साथ मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं समझता हूँ कि आज जो मैं अभी उल्लेख कर रहा था कि चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, इसके अलावा डिग्री कॉलेज का मामला हो, इसके अलावा बहुत अनगिनत योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी घोषणाएँ हुई हैं, आज उसमें लगभग-लगभग 75% हमारी घोषणाएँ पूरी हो गई हैं। जी। और मुख्य जो बात थी कि आज उप जिला चिकित्सालय का शासनादेश जारी हो गया, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। थराली विधानसभा में मात्र एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में और एक नंदानगर में था, जी। जिसमें दोनों के लिए, नंदानगर के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, उसको हम उप जिला चिकित्सालय बनाएँगे। थराली पिंडर घाटी का केंद्र बिंदु थराली में उन्होंने उप जिला चिकित्सालय का शासनादेश आज जारी हो चुका है, जिसको आगे आने वाले समय में उसके लिए भूमि की उपलब्धता हो गई है। इसके अलावा हेलीपैड बने हुए हैं, मिनी स्टेडियम बने हैं, खेल मैदान बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति हुई है। उसके अलावा डिग्री कॉलेज के लिए बिल्डिंगें बन गई है, देवाल में हमारी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है। नारायणगढ़ में बिल्डिंग के साथ-साथ छात्रावास की बिल्डिंग बन चुकी है। तमाम इस प्रकार के जो काम होने थे, विद्यालयों में विद्यालय भवन बन रहे हैं। अनगिनत काम हमारी विधानसभा में हुए, मैं उसके लिए अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। कुछ काम शेष हैं, जिसको आने वाले समय में जैसे हमारी एक मुख्य सड़क है घ घाट से थराली जोड़ने वाली, उसपे एक तरफ से स्वीकृति हो गई जिसमें 4.5 किलोमीटर का उसमें निविदा हो गई है, वो बरसात के बाद तत्काल शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार जो नंदानगर की तरफ से है, हुँ। बंगाली सुपताल तक हमारी सड़क की स्वीकृति, उसमें वनभूमि पत्रावली गतिमान है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन थराली घाट जुड़ जाएगा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इस विधानसभा के लिए होगी, जिसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं, जिसमें दोनों तरफ से, एक तरफ से काम शुरू हो गया, दूसरी तरफ से पत्रावली हमारी जैसे ही वन भूमि पत्रावली हम का अनुमोदन होगा, उधर से भी हमारा काम शुरू हो जाएगा। 60 सड़कें इस समय हमने स्टेज 4 में पीएम जैसे में हमारी प्रस्तावित हुई हैं, जिसमें लगभग 8-9 सड़कों पर इसी वित्तीय वर्ष में डीपीआर प्रस्तुत कर दी गई है और उसकी स्वीकृतियाँ हमें इसी वित्तीय वर्ष में मिलने की संभावना है। जी। सर क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, बड़ी चुनौतियाँ भी रहती हैं, अक्सर तस्वीरें भी ऐसी आती हैं जो मन को विचलित करती हैं। किस तरह से आपके क्षेत्रों में इन सब पर फ़ोकस भी किया जा रहा है? क्योंकि विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता है कि पहाड़ में आपकी सरकार नाकाम कोशिशें कर रही है लेकिन मतलब काम रिज़ल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल ये मानसून पीरियड है, बरसात का सीज़न है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक बारिश के कारण टूट-फूट बहुत होती है, सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे बहुत सारी असुविधाएँ देखने को भी हुँ। मिलती है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, आवागमन के मामले हो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की पूरी मंशा रहती है, पूरी कोशिश इस बात की रहती है कि हमारी लंबे समय तक, जैसे पहले होता था कि 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक सड़कें बाधित रहती थी, आवागमन प्रभावित रहता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रत्येक सड़कों पर हमने जेसीबी लगे हुए हैं। 2-4 घंटे में अगर ज़्यादा समस्या हुई तो 1 दिन में हम कहीं न कहीं आवागमन हमारा सुचारू हो जाता है। और इसके अलावा जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं में अभी और कोशिश करने की आवश्यकता है। हुँ। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ कि पहले की अगर आज हम तुलना करेंगे, जी। तो आज लगभग-लगभग 150-200
डॉक्टर तो हमारे पीजी के लिए निकले हैं, जी। जो चमोली से गए हैं। तो डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या है, ऐसा भी नहीं है। एएनएम का हमारे तमाम जो स्टाफ है उसकी पर्याप्त आज उपस्थिति हमारे पास पड़ी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि स्वास्थ्य में हमने कोशिश नहीं की है और कोशिश के परिणाम नहीं निकले हैं। जी, लेकिन सर पलायन और बेरोज़गारी भी एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लिहाज़ से भी और ख़ासकर आपका क्षेत्र, जहाँ से आप विधायक भी हैं, वो क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। उसके लिए क्या कुछ आप लोग रणनीति बना रहे हैं कि इस पर भी चोट की जा सके? निश्चित रूप से पलायन समस्या है और सरकार की भी इस बात को फ़ोकस किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी विधानसभा का या चमोली की बात है तो कुदरत ने बहुत कुछ हमको दिया भी है। जी, अगर एक तरफ हमारी समस्या है तो दूसरी तरफ बहुत शुद्ध आबो-हवा हमारे पास है। हमारे पास शानदार पानी की व्यवस्थाएँ हैं, हमारे पास अच्छी खेती है, हमारे पास बहुत आजकल लोग कीवी की बहुत बेहतर खेती कर रहे हैं। आजकल लोगों ने उसका ध्यान कीवी मिशन मुख्यमंत्री का कीवी मिशन के अंतर्गत बहुत सारे हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। हमारे इधर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं एप्पल मिशन चल रहा है। जी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं। और जहाँ तक आज ये पहली बार देखा कि जहाँ 34,000 30,000 से ऊपर जहाँ सरकारी रोज़गार हमारी सरकार ने दिए हैं। जी, इसके अलावा मैं अभी उल्लेख कर रहा था कि जो लखपति दीदी का कार्यक्रम था, आज तमाम स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम अपनी उपज को, अपने यहाँ की पैदावार को, अपनी महिलाओं के समूह के माध्यम से उनकी आजीविका में बढ़ोतरी करने के माध्यम से तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं आपके संज्ञान में भी इस बात का होगा कि पहाड़ों में आज पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा जागरूकता महिलाओं में भी आई है। कहीं न कहीं उनके जीवन स्तर में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो हमारी सरकार की मंशा थी, जो हमारी सरकार का संकल्प था और जिसके लिए हमने समय माँगा था दोबारा, उसकी आज पूर्ति हो रही है। निश्चित रूप से मैं ये आज कह सकता हूँ, इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पिछली बार से अधिक संख्या में आकर के हम सरकार बनाएँगे। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए किस तरह से सरकार कदमें भी उठा रही है और किस तरह से काम हो रहा है कि यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ जो हैं वो मिल सकें? निश्चित रूप से हमारे यहाँ चाहे केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, कपाट खुलने से पहले ही जी, एक बृहद कार्य योजना के तहत पूरी तैयारियाँ चलती हैं और यात्रियों को असुविधा ना हो, किसी प्रकार का आपस में वो ना हो। लेकिन कभी-कभार जैसे बरसात है, तो निश्चित रूप से इसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार की अपनी तरफ से जितनी भी सुविधाएँ और जो संभव हो सकता है, हर संभव है और मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार की अपेक्षा इस समय भी बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आए हैं और कहीं न कहीं इस बात का आपको भी जानकारी होगी कि निरंतर जब सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, जब लोगों का ख़्याल रखा जाता है, तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा संदेश भी जाता है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। भोपाल राम टमटा जी आज हमारे साथ मौजूद थे जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जो विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर 2027 के लिए क्या कुछ रणनीति है? किस तरह की समीकरण आप लोग बना रहे हैं? और क्योंकि तीसरी बार आप लोग हैट्रिक की बात कह रहे हैं बीजेपी में रहकर, तो किस तरह की तैयारियां हैं और जनता किन आधार पर आपको चुनेगी? देखिए 2027 की बात आप कर रहे हैं। 2022 का जब परिणाम निकला, परिणाम निकलने के बाद उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी 2027 की तैयारी में लग जाती है। हम भी उसी में लगे हैं 2027 में, 2022 में चल रहे हैं 2027। जहाँ तक हैट्रिक की बात आपने की, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में जनता के बीच में जाकर अपना दृष्टि पत्र रखा, हम ये काम करेंगे। वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर, विकास कार्यक्रम को लेकर ही हम जनता के बीच में गए थे। वो विकास कार्यक्रम जो किए हैं, जो विशेषकर जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सरकार ने पूरा किया। इसीलिए हम उस विकास के नाम से जनता के बीच में जाएंगे, विकास के नाम से ही जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है इस बार की? अब बीजेपी की रणनीति तो बताया नहीं जाता ना क्या है अंदर से।
जी। लड़ने लगे। मैंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी हमारी 2022 से शुरू होगी। तैयारी हमारी बिल्कुल आपका बूथ स्तर से लेकर सारे कार्यकर्ताओं से बैठकें हो रही है। तो हमारा कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ताओं के बल पर ही हमारी सरकार बनती है, कार्यकर्ताओं के बल पर ही हम बूथ जीतते हैं और उसी बल पर से हमारे सरकार बनती है। क्या धामी सरकार के कामों को आप लोग जनता तक लेकर के जाएंगे, उसी पर आप पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं क्या? धामी जी की सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का बहुत फायदा होता है, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास इतना बजट नहीं होता है कि जितना विशेषकर बड़े बड़े कामों सड़कों के लिए, जहाँ तक सड़कों का है कि आज पहाड़ में सड़क की ज़रूरत है, तो पहाड़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना के अंतर्गत चौथे चरण को चल रहा है, पहले चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण में जो छूट गए 250 आबादी वाले क्लस्टर बना के, और जो कच्ची सड़कें हैं उन सारे सड़कों में डामरीकरण का काम चलने वाला है, प्रधानमंत्री चौथे चरण करिए। और जो गांव छूट गए, छोटे छोटे तोक कहते हैं गांव, उनको भी प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा, बजट के द्वारा उन गांव को भी जोड़ने का काम पार्टी कर रही है। लेकिन सर, आप कह रहे हो कि डबल इंजन सरकार के फायदे मिलते हैं। डबल इंजन सरकार का ही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अभी भी संपत्तियों को बंटवारे को लेकर के अभी भी काफी संपत्ति ऐसी है जो फंसी हुई है, अभी तक पूरा पैसा नहीं रिलीज हो पाया है यूपी से, और जबकि डबल इंजन की सरकार है, इसको तो ट्रिपल इंजन भी कहा जा सकता है सर। देखो, डबल इंजन सरकार के उससे कई बैठकें हुई, योगी जी भी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री प्रसाद धान, कई बातें, बहुत सारी जो योजना लंबे समय से लटकी थी वो सब पर संपत्ति हमको मिले। कुछ टेक्निकल होगा, कुछ चीज़ों का, उस पर भी बात चल रही है। जी। अच्छा सर, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है आपका और आप लगातार डटे भी रहते हैं क्षेत्र में। पिछले दिनों भी आपकी खूब वीडियोस आई सामने जब आप बाइकों पर बैठ कर के निरीक्षण कर रहे थे। किस तरह के काम अभी क्षेत्र में चल रहे हैं और भूस्खलन जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है और क्या आप लोग कर रहे हैं? देखो, इस बार तो बारिश कम हो रही है अभी तक, क्योंकि जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन स्रोतों में पानी अभी निकल नहीं रहा है, जो बरसाती स्रोत होते हैं। अभी भी 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में बिल्कुल सरकार ने कई बार अधिकारियों की बैठकें बुला लिए, रोज उसमें अपडेट लेते हैं। तो सरकार पूरी तैयारी से पहाड़ों में से लेकर मैदानों तक आपदा क्षेत्र को, विशेषकर प्रभावित क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में हमेशा तत्कर वहाँ पर जेसीबी भी रहती है, कभी कोई ऐसी घटना होगी रोड खोलने के लिए, और कहीं भी कोई घटना होगी तो उसके लिए दैवीय आपदा से वहाँ तक राहत पहुँचे, इसके लिए हम सब तैयार से बैठे रहते हैं हर तहसील मुख्यालय में। सरकार को क्या करने की जरूरत है सर कि इस तरह के जो क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से काम करने की जरूरत है कि काम हो सके और लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना हो? देखिए, आपदा तो ये कभी कभी ऐसा होता है, इसमें हम कहीं नहीं कर सकते, यहाँ पर आएंगे। पहाड़ में बादल फटने की जगह होती है, बादल फट गए तो मूसलाधार बारिश हो जाती है, उस मूसलाधार बारिश से उसे आसपास के जितने भी गांव में वो सारे चपेट में आ जाते हैं। इसी प्रकार से कोई ये नहीं कि इस क्षेत्र में दैवीय आपदा आएगी, ये क्षेत्र है, ये कहा नहीं जा सकता है। जो प्रकृति का है भाई, कहाँ पर क्या होना है, कैसा क्या होना है, कहाँ पर बिजली गिरनी है, कहाँ पर बात बढ़ना है, ये जब धरातल पर आपदा दिखाई आती है तभी पता चलता है। चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख भी रहे हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में बार बार यात्रा को जो है ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं। किस रूप में आप इसको देखते हैं आने वाले समय के लिए भी, और क्या लगता है कि सरकार का किस तरह का फोकस भी है चारधाम यात्रा पर? देखिए, चार धाम यात्रा के लिए सरकार दे रही कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या बढ़ रही है, जब सुविधा होगी तभी तो संख्या बढ़ रही होगी। सरकार चार धाम के अलावा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही ऐसे अद्भुत चीज़ें हैं विश्व की, बहुत गुफाएं हैं, मंदिर हैं, वहाँ तक भी पर्यटन पहुँच रहा है। होम स्टे में तक विशेष जगह नहीं मिल पाती है, तो उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।
और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, देश की आर्थिक मजबूत होगी। लेकिन सर पलायन और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या भी है उत्तराखंड की। बीजेपी का क्या कुछ फोकस है इस ओर? देखिए, पलायन पहले हो रहा था, एक दौर था जी। पलायन का। अब दौर पलायन का बहुत कम है। कोई विशेषकर सर्विस क्लास वाला, जिनके बच्चे बाहर पर नौकरी भी करते हैं, उसे ऐसे ही परिवार आते हैं, ज़्यादा नहीं। जो लोगों ने पहाड़ को छोड़कर मैदान की ओर, वो धीरे धीरे गांव में अपना मकान भी जो ठीक कर रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्लान, रिवर्स प्लान हो रहा है 40%। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, विधानसभा की। मैं गांव में जब जाता हूँ तो नए नए मकान बन रहे हैं। मैंने यहाँ किसका बनना है, ये लखनऊ रहते थे, घर आ रहे हैं। ये नोएडा में रहते थे, इधर को आ रहे हैं। ये खटीमा रहते थे, हल्द्वानी रहते थे, तो अपना मकान बना रहे हैं। तो इसलिए तराई में जो बाहर लोग होते थे, वो पुनः अपने गांव की ओर बढ़े। इसलिए बढ़ रहे हैं कि गांव तक सड़क पहुंच गई, तो गांव गांव घर घर तक पानी पहुंच गया। रोजगार के हमारे संसाधन हैं कि होम स्टे जैसे हैं, जड़ी बूटी का काम है, लोग विद्युत परियोजनाएं हैं, सोलर पंप लाइट हैं, ये सारा जो भी है ये काम है। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे लड़के इस की ओर रुझान है, इसलिए पलायन हमारा जो रुक रहा है और वापिस लोग आ रहे हैं। 40% बता रहा हूँ मैं आपको कि रिवर्स पलायन हुआ है। युवा मतदाताओं को किस तरह से बीजेपी अपने कुनबे में जोड़ने की कवायद भी चला रही है और किस तरह से फोकस भी आप लोग कर रहे हैं युवाओं पर? देखो, हमने सबसे पहले तो जितने भी सरकारी पद रिक्त हैं विभागों में, उनमें तो हमें तत्काल उसमें नियुक्तियां होती हैं और अभी भी नियुक्तियां हो रही हैं विभागों में। उसके बाद स्वरोजगार है। स्वरोजगार के माध्यम से लोग उद्योग जो है, बहुत सारे लोग होंगे, लोग उद्योग से सरकार 50% उद्योग विभाग से अनुदान दे रही है ग्रामीण क्षेत्र में। जब 50% अनुदान मिल रहा है तो लोग रोजगार के लिए और अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गांव में जो मैं पलायन को रुक रहा है, यही कारण है कि पलायन रुक रहा है। जो गांव पहाड़ों के लिए, विशेषकर सीमा के जो गांव हैं, उनमें भी सरकार ने योजना बना रखी, वाइब्रेंटी विलेज योजना। इसलिए गांव में आजकल चहल पहल है। गांव में प्रातः हम उठते हैं, जाते हैं, तो गांव में दिखाते हैं कि लंबी सड़क के किनारे गांव के गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिल खड़ी रहती हैं, अच्छा लगता है। तो विकास कार्यों में सर विपक्ष बार बार ये कहता है कि काफी सुस्ती है और केवल घोषणाएं ही सीमित रह गई हैं, काम नहीं हो रहे हैं उस तेजी से उत्तराखंड में। विपक्षी का तो विरोध करना है ना, हो भी रहा है तो नहीं हो रहा है कहना है। वो तो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जो काम इसमें जो बजट आ रहा है, प्रदेश केंद्र से भी बजट मिल रहा है, प्रदेश सरकार, वो बजट कहाँ जा रहा है? वो बजट तो विकास कार्यक्रमों में जा रहा है। तो विकास कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अब विपक्षी कह रहे हैं तो उनको समझाएंगे, भाई कौन सी तुम्हारे विकास नहीं हो रहे, बताओ कौन सा चश्मा है आपके पास जो नहीं दिखाई दे रहा है। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए किस तरह के कदम आपकी सरकार उठा रही है, क्योंकि आप भी जिस क्षेत्र से आते हैं, सीमांत क्षेत्र आपका पड़ता है? बिल्कुल, सीमांत क्षेत्र के दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। जैसे हमारे जनपद पिथौरागढ़, वहाँ श्री प्रकाश चमोली है। तो इस सीमांत जो जनपद है, इनमें केंद्र सरकार विशेषकर उन गांव जो पहला गांव जो अंतिम करते हैं, उन गांव तक सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां तक सीमा तक सड़क सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये सड़क है सामरिक दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बॉर्डर के गांव हैं, सीमा पर लगे हुए गांव हैं, उन गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज की भारत सरकार की योजना है। उससे पहले अटल जी ने उन्हें बॉर्डर डेवलपमेंट की योजना थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, इसे 55-60 साल तक उसने सीमांत जनपद के लोगों की तरफ कभी नहीं देखा, वहां तक सड़क पहुंचाने का प्रयास ही नहीं किया। उनके पता नहीं क्या सोचते थे कि यहाँ तक सड़क पहुंच जाएगा तो जो चाइना है वो इधर को आ जाएगा, ये सोच थी उसमें उनकी। लेकिन मोदी जी ने सोच को बदला। उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ तक सड़कें, पक्की सड़कें, डबल लेन सड़कें बननी है, तो इसलिए वहाँ का विकास हो रहा है।
आपके राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर कौन-सा रहा है और क्या उससे आपने सीखा? देखो, राजनीतिक अपने जीवन में तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता जी, है। जब चुनौतियां का सामना नहीं कर पाएंगे कैसे आगे बढ़ेंगे? जी, विरोध होना भी चाहिए। जी, जब विरोध ही नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जी, इसलिए मुझे तो लगा अपने राजनीतिक जीवन में मुझे कोई ऐसे चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मुझे अपनी जनता पर विश्वास है। जनता पर विश्वास है, जनता का आशीर्वाद मिलता है और जनता के विश्वास के कारण ही मैं जनता के बीच में जाता हूँ। जी। 2027 में ज़ाहिर-सी बात है सर आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो कौन-सा ऐसा वादा है जो आप अपने क्षेत्र की जनता से कर भी रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं कि भई अगर मैं आया तो ये ज़रूर रखूँगा? देखिए, पार्टी हम जो भी था, हर किसी को विधायक होगा, हर कोई होगा, जी, 2027 की तैयारी करेगा। जी, किसी को टिकट नहीं मिला तो भाजपा को ही तो मिलेगा टिकट, वो भी लड़ेगा। जी, जी, भाजपा के लिए काम करते हैं, जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करते हैं। इसलिए 2027 में हमने काम करके आया तो जनता के बीच में भी पार्टी तय करेगी। हुँ, पार्टी तय करेगी, पार्टी भी तय करके जनता के नब्ज को पहचान के जनता के पीछे क्या आवाज़ आ रही, उसी प्रकार आधार पर उसी आधार पर क्या करेगी पार्टी, टिकट तय करती है। जी। तो सर यूसीसी का क्या कुछ इफ़ेक्ट भी आप मानते हैं उत्तराखंड में हुआ? क्योंकि पिछली बार जब आप इलेक्शन में गए थे तो यूसीसी एक बड़ा मुद्दा आप लोग लेकर के आए थे। और इस बार क्या लगता है कि कितना इफ़ेक्ट जो है यूसीसी का रहा और आने वाले समय में क्या इस तरह के और भी कुछ कदम देखने को मिल सकते हैं क्या? पहला राज्य उत्तराखंड है, जी। इससे सबको समान अधिकार है, तो लड़के को भी और लड़की को भी हुँ, संपत्ति का बराबर अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई पार्टी है, जैसे मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से प्रदेश सरकार में हम किसी को नहीं देते हैं कि सबको समान अधिकार है, सबको एक कानून है, एक कानून के दायरे में सब आएंगे, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। नकल विरोधी कानून सर चूँकि आप लेकर के आए लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड में वो नकल रुकती हुई नज़र नहीं आई और क्योंकि बार-बार इस तरह के सवाल विपक्ष उठाता रहा है कि भई आप लोग कानून बना रहे हैं लेकिन नकल नहीं रोक पा रहे हैं। ये नकल वाली जो बात थी, ये आज कोई इसमें नहीं है, पहले से है ये। आपका जब चली 50 साल पुरानी, उस समय भी लगाओ पेपर लीक होती थी, लेकिन वो हल्ला नहीं होता था उसमें। इस समय ही पेपर लीक में थोड़ा सा हो गया तो भाई इसमें ही थोड़ा सा सोशल मीडिया का समय है तो सब लोगों को पता चलता है, वो हल्ला होता है। तो इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और प्रदेश सरकार ने कठोर से कठोर कानून बना रखा है। उसी कानून के दायरे में जो आएगा और उसको सजा मिलेगी, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा उसके बाद कि नकल जो पेपर लीक की बात सोचेगा, वो नहीं सोचेगा उसके बाद, ऐसा कानून बना। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिशन सिंह चौफाल जी आज हमारे साथ है जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।